पूछ लीजिए कि इस कार्यकाल में कितने लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, इस कार्यकाल में क्या लोगों की आमदनी बढ़ी है, वो भी तो प्रश्न आप पूछ लीजिए। नहीं, आमदनी बढ़ी है लेकिन हमारे पास रुपया बहुत ज्यादा कम। चलिए मैं एक वाक्य बोल देता हूं, एक वाक्य बोल देता हूं जी। नहीं, एक वाक्य। अगर आप आंकड़े ये मुझ पर फेंक रहे हैं तो मैं आपको काउंटर आंकड़ा एक दे देता हूं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 123 नंबर पर था 2004 में, आज 136 पे है। तो मुझे बताइए, आप जो सारे आंकड़े फेंक रहे हैं, विश्व भी ये कह रहा है कि नहीं सुधार है यहाँ। तो ये आपका इसका सोल्यूशन क्या है? गुजरात का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लाके देश पे छोपेंगे? अमीन साहब, आइए जरा इन आंकड़ों की जादूगरी से, क्योंकि हमारी जनता भी नहीं समझ पा रही होगी कि भाई हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहीं भी जाए। नहीं, आपको याद नहीं है, मैं केवल कह रहा हूँ कि 14 करोड़ लोग आप कह रहे हैं कि हमारे पास आमदनी हम लो इनकम ग्रुप, मैं कह रहा हूँ कि मेरा खर्च ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, लेकिन दीपक जी ये क्यों नहीं सोचते कि इतने वर्षों में 47 से आजाद हुए मुल्क में गरीबी रेखा होनी नहीं चाहिए थी, लोगों को खुशहाल होना चाहिए था दुनिया के अन्य देशों की तरह। हम आज पिछले 10 सालों से जिस ट्रिकल डाउन थ्योरी पर काम कर रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम गरीबों को खत्म करेंगे ऊपर की समृद्धि से, वो सारी की सारी थ्योरी आपकी गलत साबित हो रही है। स्टेट इंटरवेंशन की जरूरत राहुल गांधी भी अब महसूस कर रहे हैं और बार बार आप लोगों पर प्रेशर डाल रहे हैं आपके अर्थशास्त्रियों पर। आपकी आर्गुमेंट मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप कह रहे हैं कि आपने 10 साल में बहुत काम किया है, लेकिन आपको पिछले और सालों में और काम करने मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी आर्गुमेंट क्या है? कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी जब कुछ करना चाहते हैं, मैं आता हूं नरेंद्र जी, एक सेकंड मैं आता हूं आपके पास। राहुल गांधी अगर कुछ करना चाहते हैं तो वाकई में इस देश में वही हो सकता है, कम से कम तब तक जब तक यूपीए 2 की सरकार हो। फौजियों से मिलने गए 4 दिन पहले और 1 पोस्ट 1 पेंशन लागू हो गया, और ये हम नहीं कह रहे, फौजी कह रहे हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा और उसके बाद फौजी उन्हें किस तरह से धन्यवाद दे रहे हैं। ये 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में कहना चाहता हूं। काफी दिनों से मेरे पास डेलीगेशंस आ रहे थे, फौज के डेलीगेशंस, और अलग अलग लोगों से मेरी बातचीत हुई और सबने कहा कि फौज के लिए ये एक बहुत ऐतिहासिक और जरूरी कदम है। फौज के लोग हिंदुस्तान के लिए तैनात रहते हैं, खड़े रहते हैं, आज भी खड़े हैं, पहाड़ों पे खड़े हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी पूरी मदद करें। इसलिए मैं सरकार का, प्रधानमंत्री जी का, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस पे एक बहुत ऐतिहासिक कदम उन्होंने उठाया है। भारत के 20 लाख रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की डिमांड थी 1 रैंक 1 पेंशन की, जो कि पिछले काफी लंबे समय से चली आ रही थी। लोग डिमांड भी कर रहे थे, लेकिन आज बजट में उसको मंजूरी मिल गई। इस वक्त हमारे साथ जनरल गिल है उनके, और साथ में विंग कमांडर कमलजीत सिंह भी हैं। पहले हम बात करते हैं गिल साहब, क्या अभी मंजूरी मिल गई है, कितना अच्छा मानते हैं आप इस चीज को? ये एक बड़ी अच्छी बात है। बहुत देर से ये डिमांड चल रही थी और बड़ी लाजमी डिमांड थी सैनिकों की कि अगर और सब जगह 1 रैंक 1 पेंशन है तो हमारे लिए किस लिए नहीं। जैसे ये सन 73 के पहले 1 रैंक 1 पेंशन होता था, लेकिन जो पे कमीशन उस टाइम बैठी उन्होंने चेंज करके ये कर दिया कि हमको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलेगा। तो चाहे मैं उसी रैंक पे रिटायर हुआ हूं और जो बाद में आ रहे हैं उनसे बहुत सीनियर हूं, लेकिन मेरे को उससे कम पेंशन मिलेगी। तो आप एक बात मानेंगे कि अगर मेरा एक ही रैंक है और मैं उनसे सीनियर हूं तो मुझे भी उतनी पेंशन मिलनी चाहिए जो कि जितनी बाकी जो बाद में आए हैं उनको मिल रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ अफसोस की ये बात है कि फौजियों को कितने साल हो गए ये करते, 25 साल 30 साल हो गए और सरकार कभी नहीं मानी। और एक दफा अभी इलेक्शन के पहले राहुल गांधी जी को ये बात बोली गई और क्योंकि उन्होंने रजामंदी दे दी तो एकदम सरकार मान गई। तो हम भी समझते हैं कि किस वजह से ये हुआ है। चलिए अच्छा, तो देखिए अब चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन राहुल गांधी जी ने एक काम तो बहुत अच्छा कर दिया। अमीन, हम लोग बधाई देंगे आपको इसके लिए। भाई राहुल गांधी ना हो तो आपके यहाँ कुछ हो ना, ऐसा थोड़ी है। नलिन जी क्या कहेंगे? गांधी जी हमारे लीडर हैं, हमारे नेता हैं। अगर देश में कुछ भी करवाना हो तो राहुल जी से करवाना पड़ेगा ही है, स्वाभाविक है। ऐसा है, देश में कुछ भी करवाना हो तो 9.5 साल तक राहुल जी की चुप्पी पहले सहनी पड़ेगी, पार्लियामेंट में कहीं पर भी।
और अंत में जब मोदी जी की सुनामी सामने दिखेगी और हर सर्वे कहेगा कि मोदी जी की सुनामी 200 सवा 200 एनडीए बीजेपी को ले जा रही है और कांग्रेस डबल डिजिट्स में आ रही है, तो राहुल गांधी जी फिर जग जाएंगे कुंभकर्ण की नींद से और तुरंत जो है इंस्ट्रक्शंस देंगे। राहुल गांधी जी ने अभी एक अच्छा कदम उठाया है, क्योंकि हम इससे बहुत सालों से हम भी इसके साथ हैं। दूसरा है, उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस को कूड़े के डब्बे में फेंकी, ऑर्डिनेंस गिर गया। वैसे ही राहुल गांधी जी अगर देश के हर गरीब को मिलते और कहते कि मैंने कहा है पॉवर्टी एक स्टेट ऑफ माइंड है, तो शायद हर गरीब की अपने आप ही जो भूख है, उनकी कमियां जिंदगी पूरी हो जाती। नलिन जी आपके कटाक्ष पर जी दीपक जी जवाब देना मुश्किल हो रही है। नहीं बिल्कुल नहीं। नलिन जी, राहुल जी हमारे नेता हैं, स्वाभाविक है कि उनका असर पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। नरेंद्र मोदी अगर आपको कुछ कहते हैं तो आप लोग भी उस पर दौड़ने लगते हैं, ये तो स्वाभाविक है। उर्मिलेश जी, तो हमारे देश में व्यक्तिगत राजनीति चलेगी? नहीं, देखिए, एक तरफ मोदी जी कहें तो चलेगा, दूसरी तरफ राहुल जी कहेंगे तो चलेगा। देखिए, तो बीच में हम लोग सब ऐसे ढोल चपली बजाने के लिए बैठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी अब एनडीए की सरकार थी, 5 साल 6 साल के लिए थी, उनको भी मौका मिला था, उन्होंने नहीं किया। लेकिन वो तो हमेशा नागपुर से चलते थे, नागपुर जो कहता था उसको मान लेते चलते थे, नहीं चलते हैं, अभी भी चलेंगे। अच्छा, इस बीच हम अपना सवाल एक बार फिर आपके सामने दोहराते हैं। हमने अपने तमाम दर्शकों से यह सवाल पूछा है जिस पर बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। सवाल एक बार फिर आपके सामने हम कर देते हैं। हमने सवाल अपने दर्शकों से यह पूछा था, क्या ये लोक लुभावन बजट चुनाव में कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आती जा रही हैं, जो कि फेसबुक और ट्विटर पर हैं, जो लगातार हमारे दर्शक आपके सामने हम उससे भी पेश करते चले जा रहे हैं। उन्होंने जी, आइए जरा इसी सवाल पर आखिरी लम्हे में जरा चर्चा कर लें। क्या ये जो पूरा बजट है, जिस तरीके से पेश किया गया और जो उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है, ये वाकई में 2014 के चुनाव में कहीं फायदा देता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस को? देखिए, मैं जो एसेस कर पा रहा हूं देश के हालात को, ऐसे हालात हैं कि कांग्रेस, ऐसा नहीं लगता है मुझे कि उसमें दूरदर्शी लोग नहीं हैं, समझदार लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, बहुत समझदार लोग हैं। कहीं न कहीं इस देश की बड़ी जो आबादी है जनता की, उसके प्रति कमिटमेंट की कमी है इस पार्टी में, और वो कमिटमेंट जब तक नहीं होगा तब तक भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने बुरे ढंग से सरकार चली है पिछले 4.5 पौने 5 साल कि अब अचानक 2 महीने में, 3 महीने में, चाहे जितने चमत्कार आप कर लें, जितना मोबिलाइजेशन कर लें, ये संभव दिखता नहीं है कि आप अपनी कमियों से, अपनी विफलताओं से ऊबी हुई जनता को फिर से विश्वास उसका जीत सकें। बहुत मुश्किल मुझे लग रहा है। बिल्कुल दीपक जी, मैं जानता हूं आप इसका जवाब देना चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे हमारे तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय पहले सामने रख दें। गौरव जी, आपकी क्या राय है? देखिए, इस बजट में टोटली डाटा से खेला गया। मैं एक पॉइंट देना चाहूंगा कि आपने फिस्कल डेफिसिट की बात करी, करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बहुत ही भयानक चेहरा मैं बताना चाहूंगा। हमने बजट में लिखा कि $45 बिलियन का हमारा CAD का टारगेट है, और एक बहुत ही रोचक तथ्य है कि अगले 31 मार्च 2014 को US फेड की जो पॉलिसी है, जिसको इजी लिक्विडिटी पॉलिसी कह रहे हैं, उसके कारण $140 बिलियन का रीपेमेंट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को शॉर्ट टर्म डेट में। तो 140 प्लस ये अपना 45, 185 बिलियन, उसके बाद फॉरेक्स रिजर्व कितना बचता है ये सब हमको पता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में हमें जरूर चर्चा करनी चाहिए। यानी कि जाते जाते जो पिटारा है, वो जो भी नई सरकार, भले यूपीए की बने या एनडीए। नलिन जी, आप लोग तैयारी कर लीजिए, अगर गलती से आपकी सरकार आ गई तो फिर चंद्रशेखर जी की तरह आपको भी कहना पड़ेगा, सोना गिरवी रखना पड़ेगा। ये देश वो गलती कभी नहीं करेगा। लेकिन मैं सवाल ही नहीं उठता है कहना चाहता हूँ अजय भाई, भाजपा जो है उसके इतिहास में जब से जनसंघ और उसके बाद भाजपा, चुनौतियों का सामना करना हमारे अब रग रग में है। हम लोगों की आदत हो गई है कि देश की जितनी स्थितियां कांग्रेस करती है, हम आते हैं उसको सुधारते हैं, और इस बार आएंगे और भगवान की कृपा से और जनता की तो सुधारने का प्रयत्न। एक वाक्य और जोड़ूंगा, एक वाक्य और, बस एक वाक्य बस दोस्त, उसके बाद जरूर कहिए। मैं इतना कहना चाहूंगा, एक लोकप्रिय बजट वो होगा जब थाली में सब्जियां, रोटी, दाल, घर लेना आसान, ये सब सस्ती हो जाएंगी, घर लेना आसान, और स्टूडेंट्स के लोन देने में आसानी और नौकरी मिलने में आसानी। उसके बाद स्वास्थ्य, जो उन्होंने कहा उर्मिलेश जी, ये होता है एक बजट जो है उसको दिशा तय करती है। बाकी तो सब आंकड़े हैं, ये तो चलता रहता है। ये दीपक जी, बस एक थोड़ी सी, चूंकि आज आप हम लोग घर की बात कर रहे थे, रियल स्टेट सेक्टर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में
यूपीए सरकार ने क्या कुछ भी ऐसा ठोस कदम उठाया जिससे कि घर मिलना भी आसान हो, ये सपना साकार हो? नहीं अजय, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न रियल एस्टेट इंडस्ट्री का रहा है। शायद वो एक कहानी कबूतर और बिल्ली वाली है कि हम आंख बंद करके बैठ गए हैं कि वो प्रॉब्लम शायद अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये एक सेक्टर है जिसकी वजह से आपको सारी डेवलपमेंट, रियल एस्टेट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ओवरलैपिंगली यूज करते हैं। इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर ही हमें लगता है कि चारों तरफ हमारे जो डेवलपमेंट है, ये सेक्टर एक्चुअली एक बहुत बड़े बुरे स्टेट से गुजर रहा है। ये सेक्टर बहुत बड़ा कैटलिस्ट है। आईटी इंडस्ट्री ने एक इकोनॉमी का जो बूम शुरू किया था, अल्टीमेटली उसके बाद इसको टेक ओवर किया रियल एस्टेट सेक्टर ने। सीमेंट पूरा का पूरा इसी सेक्टर की वजह से डिपेंडेंट है, आपका स्टील इसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का जो एम्प्लॉयमेंट है वो इस बहुत बड़ा इस सेक्टर के ऊपर है। सरकार ने कुछ इसकी वजह करने की बजाय इसको इंडस्ट्री का स्टेटस तो नहीं दिया, आपने रादर सर्विस टैक्स पिछले 1-2 साल में इसके ऊपर और इम्पोज कर दिया। तो कीमत फ्लैटों की बढ़ रही है, माल डेवलपर का बिक नहीं रहा है, महंगा कर दिया और सपना और दुभर हो गया। दीपक जी, अब दो बड़े मुद्दे, एक रियल एस्टेट बिल और दूसरा उर्मिलेश जी का सवाल। नहीं, रियल एस्टेट बिल की बात नहीं कर रहे हैं जी, एक मिनट, और दूसरा उर्मिलेश जी। इस मुद्दे से ये सरकार सचेत है, इसीलिए हम रियल एस्टेट बिल लाए हैं और मैं हमारे सारे विपक्षी दलों को आमंत्रण देता हूं कि उसे सपोर्ट करें, उसे पारित करें, पास करें और अगले बार फिर आपको सरकार बनाने का मौका 5 साल हो गए। अगली बार सरकार बनाने का मौका बिल्कुल हम जनता, हमारे काम के आधार पर जनता के पास जाएंगे। दूसरी बात मैं कहना बहुत जरूरी है कि अभी हमारे दूसरे साथी ने कहा है कि हमारे शॉर्ट टर्म डेट हमारे भरने हैं 1 साल के बाद। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यही इश्यू 9 महीने पहले भी आया था, जब मेजर क्राइसिस आई थी, जब उन्होंने क्वांटिटेटिव ईजिंग को कम किया था। उस वक्त लोग यही कह रहे थे कि भारत के पास पैसा कहां से आएगा। तब हमने हमारी नीतियों को बदला और वहां पे एफआईआई, एफडीआई और ईसीबी के तीनों के तहत हम उस 5 साल तक विदेशी निवेश न के बराबर हमारे देश में आया और अगले 5 साल में आप लाकर उसको पूरा कर दीजिएगा। पिछले 10 साल में जितने एफडीआई आई है इस देश में, वो 92% पूरे हमारे 2000 से लेकर आज तक 2009 तक आए हैं। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, चलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 3 गुना। आइए जरा उर्मिलेश जी के सवाल पर आते हैं। दीपक जी, आइए उर्मिलेश जी के सवाल पर आते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा जिस तरीके से आज यूपीए सरकार के पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से जनता आपसे विमुख होती दिख रही है, आप उन्हें कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है आपके लिए। बिल्कुल क्रेडिबिलिटी क्राइसिस नहीं है। हमने बहुत ठोस कदम उठाए हैं। कैबिनेट कमेटी और इन्वेस्टमेंट हमने बनाई है, उसके तहत हमने ऑलमोस्ट 300 प्रोजेक्ट्स को पास किया है। इतने सारे पावर प्रोजेक्ट्स फंडेड हैं। टेलीकॉम की अभी इन्वेस्टमेंट हुई है, उसका जो जैसे देखिए ऑप्शन हुआ है उसमें 45,000 करोड़ आए हैं। आजकल ऐसा कुछ नहीं है कि दीपक जी आजकल एक नया फैसले, सुनिए, आजकल एक नया फैसला नजरअंदाज करके अगर 1 सेकंड अजय, अगर इतनी ही अच्छे अचीवमेंट्स होते सरकार के और जनता इतनी ही कन्विंस होती तो मध्य प्रदेश में कुछ आगे बढ़ते आप, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाते, राजस्थान में अपनी सरकार को बनाए रखते और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो आपकी सरकार 2009 में बनी उसका मुख्य घटक है आंध्र प्रदेश, उस आंध्र प्रदेश में आप अपनी सरकार को सुरक्षित रख पाते या कम से कम तेलंगाना के नाम पर ये युद्ध न होता। एक पार्टी का मुख्यमंत्री अपनी पार्टी आला कमान के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा रहा है और इस तरह से उपद्रव मचा रहा है, ये आश्चर्यजनक है, कभी इस देश में हुआ नहीं ऐसा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट है, क्या आपकी नीतियों का रिफ्लेक्शन नहीं है? आपकी जो चुनावी विफलताएं हैं, क्या जनता के प्रति किए आपके वादों में कहीं न कहीं कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से इसका रिफ्लेक्शन है? कम से कम ईमानदारी से विचार जरूर करना पड़ेगा। देखिए, हमें बिल्कुल, मैं कतई नहीं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी परफेक्ट पार्टी है। हमें कमियां हैं और वो कमियों को हम मात करेंगे। हमारा मैसेज हम और स्ट्रांगली हमारे देशवासियों के पास ले जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि आप परफेक्ट है, कोई नहीं। चलिए नलिन जी, आखिरी टिप्पणी आपकी इससे पहले कि इस चर्चा को हमें खत्म करना पड़े। मेरी टिप्पणी इतनी है कि अब बहुत देर हो गया है आंकड़ों पर बात करना। अब जो है चुनावी ब्यूगल ऑलमोस्ट साउंड आउट हो गई है और कुछ महीनों में स्पष्ट हो जाएगा कि अगर इतना बढ़िया इनका रहा है तो फिर जनता उनको उस हिसाब से वोट देगी, और नहीं है तो शायद इनको सीखना पड़ेगा कि कुंभकर्ण की नींद से राजनीति आगे नहीं चल पाती। काम करते रहेंगे, जनता का फायदा होता रहेगा तो जनता याद रखेगी। सिर्फ आप अनाउंस करें स्कीम्स, तो मुझे लगता है अशोक गहलोत जी का तो एक रिकॉर्ड था, तो शायद राजस्थान में पूरी कांग्रेस पार्टी इतनी नहीं सिकुड़ जाती कि एक मिनी बस में उनके विधायक जो है आज जाते वहां की असेंबली को अटेंड करने के लिए।
चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नलिन जी, आपके पास आंकड़ों का जवाब नहीं है, इसलिए आप रेटोरिक यूज कर रहे हैं। सर ऐसा मैं बहुत आंकड़े आपको दे सकता हूँ दीपक, मुझे मत भेजिए, लेकिन आपके आंकड़े क्या अजय जी के श्रोताओं को बताइए ना। एनएसएसओ, चलो पहला आंकड़ा सुन लीजिए। एनएसएसओ का डेटा कहता है कि एनडीए की सरकार के दरमियान 6.5 नौकरियां की आपने 20 लाख की। बताइए, एक घंटे के लिए आंकड़ों की बात करिए और अब आप दोनों से क्षमा चाहता मेरे पास। हूं, आंकड़ों की जादूगरी से हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें तो दाल चावल रोटी चाहिए, जो आप दे दें, चाहे आप दें आप दें, कोई दे लेकिन कोई तो दे दाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लाभ साथ हैं और खबरों के साथ।